Hello friends, welcome back to our channel Judiciary Gold. So I am here with the series that is Common Law series. उसमें आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ that is कर्ता अंडर हिंदू लॉ, his positions, rights and duties. एक कर्ता क्या होता है? हिंदू लॉ आप सभी ने पढ़ा होगा. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट आप सभी को पता होगा. अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर एक कर्ता कौन होता है, उसकी राइट्स क्या होती है, उसकी लाइबिलिटीज क्या होती है, उसकी पोजीशन क्या होती है, वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको बताती हूँ कि कर्ता होता कौन है. आप सभी को पता होगा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जब पार्टीशन नहीं हुआ है और अभी भी पूरी अनडिवाइडेड फैमिली है. तो भाई अगर कोई भी काम करना है, कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी चीज को साइन करना है, डॉक्यूमेंट को, या किसी चीज से डीलिंग करना है, तो हर वो व्यक्ति, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें तो एन नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो हर इंसान जाके तो उससे डील नहीं करेगा. थर्ड पार्टी से हर इंसान जाके तो डील नहीं करेगा. हर डिसीजन सब लोग तो नहीं ले सकते कि सब जो बोल रहे हैं वो किया जाए. तो इसीलिए क्या होता है, एक पर्सन जो हेड होता है उसे बनाया जाता है कर्ता. जो भी पर्सन हेड होता है उसे बनाया जाता है कर्ता. ठीक है, कर्ता का अगर इन जनरल पैरेलल्स मतलब समझे तो ही इज द मैनेजर. मैनेजर बोल सकते हो इसको, मैनेजर ऑफ HUF. जो सारे डिसीजंस होंगे, जो सारे एक्शंस होंगे, वो कौन करेगा? आपका कर्ता करेगा. क्यों? क्योंकि सारे लोग जा नहीं सकते ना. सिंपल सा रीजन है इसका, क्योंकि सारे लोग जाके भाई कोई अग्रीमेंट करना है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर 50 लोग हैं तो 50 के 50 जाके तो उस अग्रीमेंट को साइन करेंगे नहीं. तो कोई एक पर्सन तो होना चाहिए हेड, जो वो सारे काम उनके बिहाफ पे कर सके. ऐसे ही पर्सन को हिंदू लॉ के अंदर बोला गया है कर्ता. ठीक है, वो पर्सन हमारे लिए होता है कर्ता. ठीक है, जनरली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, उसी को बनाया जाता है. जनरली नहीं, इन लॉ इट इज गिवन कि भाई जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उस पूरी को पार्सनरी का. ठीक है, आप सबको पता होगा को पार्सनरी क्या होता है. को पार्सनरी का जो सीनियर मोस्ट मेंबर रहता है वो होता है आपका कर्ता. ठीक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द कर्ता. ठीक, अब क्या होता था पहले 2005 के अमेंडमेंट तक, क्योंकि वुमेन को पार्सनरी राइट नहीं दिए थे. ठीक है, को पार्सनरी राइट नहीं थे वुमेन के पास 2005 तक. ठीक है, इनके पास को पार्सनरी राइट नहीं था, इसलिए वुमेन कर्ता नहीं बन सकती थी. ठीक है, 2005 के पहले वुमेन कर्ता नहीं बन सकती थी. लेकिन जब 2005 के बाद अमेंडमेंट हुआ और सेक्शन 6, आप तो सभी को पता होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में मेजर अमेंडमेंट हुआ है, तो वहां जब अमेंडमेंट हुआ वहां से क्लैरिफाई किया गया कि अब विमेन भी, डॉटर्स भी जो है वो को पार्सनर है. तो सिंस अब वो को पार्सनर बन गई, तो अगर विमेन एल्डेस्ट मेंबर है तो विमेन भी अब क्या कर सकती है, विमेन कैन ऑल्सो बिकम अ को पार्सनर. विमेन भी को पार्सनर है, इसलिए विमेन भी अब कर्ता बन सकती है. ठीक है, क्यों बन सकती है? आफ्टर द 2005 अमेंडमेंट. 2005 के अमेंडमेंट के पहले विमेन कर्ता नहीं बन सकती थी. अगर कोई फैमिली है ऐसी जिसमें जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है उनकी डेथ हो जाती है, तो अगर उनके जो बच्चे हैं, अगर वो सिर्फ भाई भाई बचे हुए हैं, तो उसमें से जो भी एल्डेस्ट भाई होगा, जो भी बड़ा भाई होगा, वो बन जाएगा कर्ता. ठीक है, वो बन जाता था ऑटोमेटिकली कर्ता. अगर उनकी एक बड़ी बहन होती और 2 भाई होते, तो बहन को इग्नोर करते हुए भाई को, जो भी एल्डेस्ट मेंबर होता, उसे बना देते क्या, उसे बना देते कर्ता. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब अगर जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो अगर फीमेल भी है तो उसे भी बनाया जा सकता है. लेकिन अगर किसी पर्सन की विडो है, ठीक है, अगर एक मेल पर्सन है उसकी विडो है, वो नहीं बन सकती कर्ता. क्यों? वो आज भी नहीं बन सकती, क्योंकि वो को पार्सनर नहीं होती. डॉटर्स के पास को पार्सनरी राइट है, विमेन विडो जो होती है किसी पर्सन की, वो को पार्सनर नहीं होती है. ठीक है, कौन होता है? डॉटर होती है. अगर इसलिए एक पर्सन है, उसकी एक डॉटर है और 2 सन्स हैं, तो अगर डॉटर सबसे बड़ी है तो डॉटर बन सकती है क्या, कर्ता. ठीक है, विडो किस केस में रह सकती है? एज अ गार्जियन बस रह सकती है. अगर मान लो एक पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद उसके 2 माइनर सन्स बचे हुए हैं और उसकी विडो है, तो विडो कर्ता नहीं बनेगी, बट एज अ गार्जियन रहेगी जब तक कि वो उसके सन्स मेजर नहीं हो जाते. जिस दिन उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसमें से जो भी एल्डेस्ट सन होगा वो बन जाएगा क्या, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा कर्ता. ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कर्ता के अंदर कि कर्ता होता कौन है,
सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और इसीलिए जनरली जो हुआ करता था वो फादर हुआ करते थे। 2005 के पहले तो सिर्फ फादर ही, क्योंकि बच्चे हैं उनके फादर को ही एल्डेस्ट मेंबर होते थे वो सिर्फ, तो इसलिए एज अ जनरल रूल फादर ही हुआ करते थे कर्ता ऑफ द फैमिली। उसके बाद अगर फादर अलाइव नहीं है तो जो भी एल्डर ब्रदर है वो हो जाते थे आपके कर्ता, ठीक है। लेकिन अब 2005 के अमेंडमेंट के पहले विमेन नहीं हो सकती थी, डॉटर्स नहीं हो सकती थी, लेकिन अब 2005 के बाद डॉटर्स भी हो सकती हैं कर्ता ऑफ अ फैमिली। बट विडो, आज भी विडो सिर्फ गार्जियन की तरह रह सकती है, विडो कैन नॉट बी अ कर्ता बिकॉज शी इज नॉट अ को पार्टनर। इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज शी इज नॉट अ को पार्टनर, क्योंकि वो आपकी को पार्टनरी का पार्ट नहीं है, वो अपने फादर की साइड की को पार्टनरी का पार्ट है, अपने हस्बैंड की को पार्टनरी का पार्ट नहीं होती है। इसीलिए विडो जो है वो क्या नहीं हो सकती? कर्ता नहीं हो सकती। उसके बाद पोजीशन क्या है कर्ता की? पोजीशन जो है वो सुई जेनरिक है। सुई जेनरिक का मतलब क्या होता है? ऑफ इट्स ऑन काइंड, ठीक है। क्योंकि आप उस फैमिली में पैदा हुए हो और क्योंकि आप उधर के सबसे एल्डेस्ट मेंबर हो, इसीलिए आप कर्ता हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ एन राइट, आपको जो राइट मिला है उस फैमिली में पैदा होने की वजह से, इस वजह से आप क्या हो? इस वजह से आप कर्ता हो, ठीक है। आप कोई आपका ये जो राइट है वो बर्थ से ही डिटरमाइन हो गया है। जिस दिन आप पैदा हुए, आप जब बड़े हो गए, आप एल्डेस्ट मेंबर हो अब अगर, तो आप क्या बन गए? आप कर्ता बन गए। आप अपॉइंट नहीं करते हो। अगर पूरी फैमिली है, अनडिवाइडेड फैमिली है, उसमें से एक पर्सन को उठा के कर्ता अपॉइंट नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली है, क्योंकि हम यही बोल रहे हैं ना, ऑफ इट्स ओन काइंड है। क्योंकि आप उस पोजीशन में हो, क्योंकि आप एल्डेस्ट मेंबर हो, इसलिए आप ऑटोमेटिकली करता हो, ठीक है। हम सब चाहे, अगर हम एक को पार्टनरी का पार्ट है, मेरी अगर फैमिली है, मेरी फैमिली पूरी को पार्टनरी है, तो हम सारे मेंबर्स ऑफ द फैमिली हम कंसेंट करके हम किसी एक बंदे को कर्ता नहीं बना सकते, ठीक है। जो हमारी फैमिली में एल्डेस्ट मेंबर होगा वो ऑटोमेटिकली कर्ता होगा, ठीक है। कंसेंट ऑफ अदर को पार्टनर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं होती किसी भी को पार्टनर की कंसेंट आपको कर्ता बनाने के लिए। आप अपनी पोजीशन की वजह से करता हो, ठीक है। लेकिन अगर सारे मेंबर्स, ठीक है, अगर जितने भी को पार्टनर, मान लो 4 मेंबर्स हैं, एक करता है और 4 और मेंबर्स हैं को पार्टनरी में, अगर ये सारे ही लोग इंक्लूडिंग द कर्ता, ये सारे ही लोग कंसेंट करें, तो ये किसी और पर्सन को क्या कर सकते हैं? कर्ता बना सकते हैं, किसी और सेकंड एल्डेस्ट। इनके एक भाई होंगे मान लो, ठीक है, इनके भाई होंगे, तो इनकी जगह उनको अपॉइंट कर सकते हैं सब लोग कंसेंट करके, लेकिन इस पर्सन को कंसेंट करके नहीं करेंगे, ठीक है। सारे पर्सन मिलके एक किसी और पर्सन के लिए कंसेंट जरूर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द कर्ता। उसमें कर्ता को भी कंसेंट करना पड़ेगा कि भाई मैं कर्ता नहीं बनना चाहता, किसी और को बना दो, ठीक है। बट ये सारे लोग कंसेंट करके इस पर्सन को कर्ता की पोजीशन से हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप जो है, अब इससे आपको लग सकता है कि रिलेशनशिप जो है वो कैसा होगा? प्रिंसिपल एजेंट जैसा, ठीक है। भाई प्रिंसिपल एजेंट जैसा कर्ता के उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता। दे आर नॉट लाइक प्रिंसिपल्स और एजेंट, ये सिर्फ एक मैनेजर है या हेड ऑफ द फैमिली है, ठीक है। कर्ता क्या है? हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल एजेंट जैसा कंसेप्ट नहीं है कि क्योंकि सारे डिसीजंस ले रहा है कौन? कर्ता। क्योंकि सारे काम कर रहा है कौन? कर्ता। तो इसलिए भाई बोल दो कि कर्ता क्या है? कर्ता प्रिंसिपल है, बाकी को पार्टनर एजेंट है। और क्योंकि उसको हम हटा भी नहीं सकते, इन सब चीजों से ये आप इंप्लाई नहीं कर सकते हो कि इनके बीच में जो रिलेशन है, जो कर्ता और जो अदर को पार्टनर्स के बीच का रिलेशन है वो कैसा है? वो प्रिंसिपल एजेंट जैसा है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो, ठीक है। वो सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली है, हेड की तरह रहता है, जो सारे काम ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली करके देता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं, प्रिंसिपल एजेंट नहीं है। इनके बीच के रिलेशन को आप कभी भी पार्टनरशिप नहीं कह सकते। पार्टनरशिप भी आप इनके बीच के रिलेशन को नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप आप सभी को पता होगा, पार्टनरशिप इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय एन अग्रीमेंट। और ये जो कर्ता की पोजीशन है, मैंने अभी बताया, सुई जेनरिक है। और ये कैसी है? बिकॉज ऑफ द स्टेटस। आप क्योंकि उस फैमिली में पैदा हुए हो, आप एल्डेस्ट मेंबर हो, इसलिए आप करता हो, ठीक है। आप अग्रीमेंट से करता नहीं बने हो, ठीक है। और कोई पर्सन चाहे तो वो ऐसा भी नहीं कर सकता कि भाई अगर मैं करता हूं तो मैं अपना राइट ट्रांसफर कर दूं किसी को बेच दूं कि भाई
तुम बन जाओ मेरी जगह कर्ता, ठीक है। मैंने उससे बोला कि मुझे 50 लाख रुपए दे दो और तुम मेरी जगह इस फैमिली के कर्ता बन जाओ, ये भी नहीं किया जा सकता है। आपकी पोजीशन सुई जनरस है, आप क्योंकि एल्डेस्ट मेंबर हो इसलिए आप कर्ता हो और आप वैसे ही रहोगे, आप उस पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो सिक है, इनफर्म है, तब भी वो पर्सन क्या रहेगा, तब भी वो पर्सन करता रहेगा, अनलेस कि वो इंसेन है, ठीक है। इंसेन है या टोटल इन्फॉर्मिटी होगी उसे कि अब वो कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस केस में जो भी नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है उसे हम करता मान सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ड्यूटीज और राइट्स क्या रहती हैं कुछ। अब भाई इतनी बड़ी पोजीशन दी है तो कुछ तो ड्यूटीज होंगी, कुछ तो राइट्स होंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं क्या होती है कर्ता की ड्यूटीज और लायबिलिटीज। क्या ड्यूटीज, अगर आपको भाई इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है तो कुछ तो काम करने के लिए दी गई होगी ना। तो क्या काम करने के लिए दी गई है आपको, क्या ड्यूटीज आपके ऊपर लगाई गई हैं, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो सबसे पहली जो ड्यूटी है वो है मेंटेनेंस ऑफ अदर को पार्टनर्स। जितने भी को पार्टनर्स है आपको उनको मेंटेन करना पड़ेगा, उनके रोटी कपड़े मकान सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं करता हूँ, मेरी फैमिली के जो भी लोग हैं मैं उन्हें सड़क पे छोड़ नहीं दूंगी। आपको कर्ता बनाया गया, भाई हमने आपको अपनी पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एसेट्स दे रखे हैं, सौंप रखे हैं कि इसे अच्छे से आप यूटिलाइज करो। तो अब जब दिए हैं तो उसको आप हमारे ही वेलफेयर, हमारे ही मेंटेनेंस के लिए यूज करोगे ना। तो अगर करता है, अगर कोई भी पर्सन करता है तो उसको बाकी सारे लोग जितने भी को पार्टनर्स हैं उनके मेंटेनेंस का ध्यान रखना है। अगर वो करता ये ड्यूटी करने से फेल करता है कि वो मेंटेन नहीं करता बाकी को पार्टनर्स को, तो उन को पार्टनर्स के पास राइट रहता है कि वो जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि भाई इन्होंने हमें प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है। ये राइट है कर्ता के दूसरे को पार्टनर्स के पास कि वो क्या कर सकते हैं, वो जाकर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि हमें प्रॉपरली हमारे कर्ता ने मैनेज नहीं किया है। फिर कर्ता के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ वहां पे रहेगा, प्रूफ करने का कि ही हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी प्रॉपरली और उसने प्रॉपरली मेंटेन किया है, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पे बर्डन अपना डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो नहीं कर पाता तो फिर उससे इसकी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाएंगे, ठीक है। दूसरी ड्यूटी क्या है उसकी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैरिज ऑफ अनमैरिड मेंबर्स पर्टिकुलरली फीमेल मेंबर्स। उसकी ड्यूटी है, जो करता है उसकी ड्यूटी है, उसको क्या करना है, उसको सारे ही जितने उसके मेंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी को पार्टनरी के आपके मेंबर्स हैं उन सबको की शादी करवानी है, ठीक है। स्पेशली जितनी भी अनमैरिड फीमेल है आपकी फैमिली में, ठीक है, आपके बच्चे हैं या फीमेल है, अगर फीमेल मतलब डॉटर है उसकी स्पेशली, बाकी सारे जितने भी मेल मेंबर्स भी हैं उनकी भी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कर्ता के ऊपर। भाई रीजन बहुत सिंपल है, क्यों, पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो कर्ता के हाथ में होती है, सारे डिसीजन लेने की पावर कर्ता के हाथ में होती है, इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है वो भी सब कर्ता करता है। तो ऐसे तो अगर कर्ता के हाथ में सब कुछ छोड़ देंगे और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तो इन बेचारों का क्या होगा, को पार्टनर्स क्या करेंगे, उनकी शादी कैसे होगी, उनका मेंटेनेंस कैसे होगा। इसलिए ड्यूटी उसके ऊपर लगाई गई है कि भाई ये काम तो आपको करना ही है, आपको मेंटेन करना है सारे को पार्टनर्स को। दूसरी चीज आपको उनकी शादी करवानी है। तीसरी चीज, अगर पार्टीशन होता है, अगर आप सभी को पता होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेपरेट कैसे होती है, पार्टीशन करके। तो अगर पार्टीशन होता है, इन केस ऑफ पार्टीशन, उस केस में सारे अकाउंट्स जो है, कितना पैसा बचा हुआ है, कितना खर्च हो चुका है, कितनी प्रॉपर्टी है हमारे पास हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास, सारी चीजों के अकाउंट्स प्रिपेयर करता है आपका कर्ता, ठीक है। ये कोर्ट बैठ के करेगी नहीं, ठीक है, पार्टीशन कोर्ट के थ्रू भी हो सकता है, तो कोर्ट बैठ के ये करेगी नहीं सारा सॉल्व, ठीक है। किसको करना है, कर्ता को सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करके देने हैं कि ये इतनी इतनी प्रॉपर्टी है भाई, अब इसमें से पार्टीशन करवा दीजिए। उसके बाद ही इज बाउंड टू पे ऑल द टैक्सेस एंड है एंड डेट्स ऑफ द जॉइंट फैमिली। अगर जॉइंट फैमिली का कोई भी डेट है या फिर कोई भी टैक्स है, भाई फैमिली की प्रॉपर्टी है अगर, तो उसके ऊपर टैक्स भी तो भरना होगा। तो जो भी टैक्स भरेगा, या फिर अगर कोई डेट है फैमिली का, आपने फैमिली के वेलफेयर के लिए कुछ कर्जा लिया था, मान लो किसी की शादी करनी थी आपको, उसके लिए आपने कोई कर्जा लिया था अगर, तो वो डेट भी चुकाने का ड्यूटी किसके पास है या लाइबिलिटी किसके ऊपर है, आपके कर्ता के ऊपर, ठीक है। कर्ता ही इस चीज को करता है। उसके बाद ही कैन बी सूड, ये मैंने पहले ही बता दिया, ही कैन बी सूड इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ डिस्चार्ज। अगर ये इसमें से कोई भी ड्यूटी ऐसी होती है जिसे ये क्या नहीं करता,
जिसे ये फॉलो नहीं करता है या जिसे ये मानता नहीं है, उस केस में इसके ऊपर केस फाइल करा जा सकता है, कोर्ट में से ले जाया जा सकता है दैट ही हैज नॉट डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। उसके बाद कोर्ट कंपेल करवा सकती है कर्ता को कि भाई अपनी ड्यूटीज पूरी करो। रीजन बार बार सेम चीज कि यार आपको प्रॉपर्टी दी हुई है, आप पूरी हिंदू अनडिवाइडेड, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, आप पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी उनके बिहाफ पे होल्ड कर रहे हो। तो जब उनके बिहाफ पे होल्ड कर रहे हो तो उनके वेलफेयर के लिए तो आपको लगाना ही है ना, तो भाई उनकी शादी में खर्चा करो, उनका मेंटेनेंस करो और पार्टीशन के टाइम पे पूरे अकाउंट्स प्रिपेयर करो, उसके बाद सारे टैक्सेस और डेट्स पे करो। ये सब नहीं करोगे तो ले चलेंगे आपको कोर्ट। ठीक है, तो क्या है, अभी तक हमने क्या देखा कि कर्ता होता कौन है, एक मैनेजर। ठीक है, जो भी आपकी फैमिली का हेड है, जो भी अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, ये याद रखना, जो भी अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का हेड है वो क्या हो गया, वो हो गया कर्ता, उसे मैनेजर, इन अदर टर्म्स उसे मैनेजर भी कहा जाता है, मैनेजर ऑफ द फैमिली। उसके बाद पहले 2005 के पहले क्या नहीं था, विमेन को नहीं माना जाता था, डॉटर्स को नहीं माना जाता था कि वो कर्ता बन सकती है, लेकिन अब 2005 के अमेंडमेंट के बाद ये भी डॉटर्स भी बन सकती है कर्ता। उसके बाद पोजीशन क्या है, सुई जनरस है, मतलब स्टेटस की वजह से आप करता हो, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट की वजह से करता नहीं हो, और किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट से आप इसे ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, अपनी पोजीशन को आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, प्रिंसिपल नहीं होते, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन नहीं होता इनके और बाकी के को पार्टनर्स के बीच में, और ना ही पार्टनरशिप का रिलेशन होता है, बस ये मियरली हेड है। ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली है। उसके बाद ड्यूटीज आपको बता दी मैंने, मेंटेन करते हैं सारे अदर को पार्टनर्स को, मैरिज करवाते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, और अगर ये सभी नहीं किया तो आपको हम ले चलेंगे कोर्ट। अब देख लेते हैं पावर्स। अब भाई कुछ अगर आपको हमने ड्यूटीज दी रखी है तो इनको ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए कुछ पावर्स भी तो दी होंगी ना, बिना पावर्स के ड्यूटीज क्या ही काम आएंगी। ठीक है, आप ड्यूटीज तो आपको दे दी, हमने डाल दिया आपके ऊपर ड्यूटीज की भाई ये करो, बट कुछ पावर्स भी तो देनी पड़ेगी उस एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहाँ पे इस स्लाइड पे देख लो पावर्स। ठीक है, तो सबसे पहले है पावर ऑफ एलियनेशन इन केस ऑफ लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ एस्टेट और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इनडिस्पेंसेबल ड्यूटी। ये क्या कर सकते हैं, अब ये पावर ऑफ एलियनेशन में क्या है कि जो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी है, जितनी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी है, उसको बहुत कम सर्कमस्टेंसेस में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। डिस्पोज ऑफ मतलब सेल कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड सर्कमस्टेंस में। अब वो सर्कमस्टेंस कौन से हैं, तीन, लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ एस्टेट या फिर परफॉर्मेंस ऑफ इनडिस्पेंसेबल ड्यूटी। अब भाई लीगल नेसेसिटी का एग्जांपल अगर मैं दूं, आपने लोन पे घर लिया था। ठीक है, आपके जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, जो एक घर है, वो लोन पे था, अब लोन चुकाना है आपको, बट आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फंड्स में उतने पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस घर को बेच सकते हो। लिमिटेड पावर है ये। ठीक है, ये याद रखना कि ये बहुत ही लिमिटेड पावर है, ये वाली एलियनेशन वाली। हर कभी उठा के क्या नहीं कर सकता, हर कभी उठा के कर्ता बेच नहीं सकता या ट्रांसफर नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी को, सिर्फ लिमिटेड सर्कमस्टेंस में कर पाएगा, जिसमें पहला सर्कमस्टेंस है लीगल नेसेसिटी। तो लीगल नेसेसिटी का एग्जांपल क्या हो गया, मान लो लोन है, कर्जा है कुछ आपके घर के ऊपर, अब आपको वो चुकाना है, कैसे चुका सकते हो, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की आपने कोई सी प्रॉपर्टी बेच दी और उस कर्जे को चुका दिया। उसके बाद बेनिफिट ऑफ एस्टेट। अब बेनिफिट ऑफ एस्टेट, एक लैंड था जो बंजर जमीन थी। ठीक है, बंजर जमीन आप सब समझते होंगे, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, जिसमें कुछ फसल नहीं उगती, कुछ भी नहीं, बंजर जमीन है। ठीक है, उस पर आप कोई खेती बाड़ी नहीं कर सकते हो। अब एक और जमीन आपको मिल रही है एट सम एडिशनल रेट, आपको एक और जमीन मिल रही है जो बहुत ही उपजाऊ जमीन है, जिससे आप काफी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो कर्ता क्या कर सकता है, इस कम जो आपकी लेस प्रॉफिटेबल जमीन है उसको बेच के वो ज्यादा प्रॉफिटेबल जमीन खरीद सकता है, भले ही वो एरिया वाइज कम हो। ठीक है, भले ही वो एरिया वाइज कम हो, लेकिन वो उपजाऊ ज्यादा है। तो अगर उससे क्या हो रहा है, आपकी एस्टेट बढ़ ही रही है ना, बेनिफिट ही हो रहा है आपके एस्टेट को कि आप बंजर जमीन को बेच के एक उपजाऊ जमीन खरीद रहे हो। तो ऐसे काम के लिए भी डिस्पोज ऑफ या एलिनेट कर सकता है कौन, कर्ता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी को। ठीक है, और उसके बाद फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इनडिस्पेंसेबल ड्यूटी। अब इनडिस्पेंसेबल ड्यूटी क्या होती है, जो भी
हिंदू रिलीजन के अंदर जो भी ड्यूटीज आपके ऊपर लेवाई करी गई, जैसे आपको श्राद्ध करना होता है, जनेऊ संस्कार, मुंडन करना है किसी बच्चे का, तो इन सब के लिए भी आप क्या कर सकते हो, आप आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेच के करता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ये काम करवा सकता है, को पार्सनरी के अंदर ही। लेकिन ठीक है, को पार्सनर से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा काम करना है, जो रिलीजियस ड्यूटी जो आपके ऊपर लगाई गई है, अगर वो परफॉर्म करना है, उसके लिए भी क्या कर सकता है, एलियनेट कर सकता है कर्ता जो जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी है उसको। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जितना भी इनकम होती है, आपकी एक जमीन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, एक जमीन है, उस पर फसल उगती है, उसको हर साल बेचा जाता है और उससे पैसा आता है, तो जो भी इनकम होगी वो भी कौन रखेगा, कर्ता रखेगा। उससे कितना एक्सपेंडिचर करना है या कितना खर्चा करना है किस को पार्टनर के लिए, वो भी करेगा कौन, कर्ता। बस को पार्टनर्स क्या कह सकते हैं कि हमें प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, ठीक है, मेंटेनेंस में पैसा भी खर्च कौन करेगा, सारे इनकम एक्सपेंडिचर्स उस पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के करेगा कौन, कर्ता ही करेगा। ठीक है, उसके बाद पावर टू मैनेज जॉइंट फैमिली बिजनेस, अगर आपकी जॉइंट फैमिली का कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस है जो जनरेशन टू जनरेशन आपके पास चला आ रहा है, ठीक है, आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस है वो, तो उसको रन भी या मैनेज भी कौन करता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, मैनेजर होता है एक कर्ता, ठीक है, तो उसको मैनेज भी कौन करेगा, कर्ता विल ओनली मैनेज इट, ठीक है, कर्ता ही मैनेज करता है उन सब चीजों को। उसके बाद पावर टू कॉन्ट्रैक्ट डेट फॉर द फैमिली पर्पस, अब भाई कुछ पैसे की जरूरत थी, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कुछ पैसों की जरूरत थी, बहुत इनकी हालत खराब हो गई और इनको किसी का कर्जा चुकाना था, तो इन्हें दूसरे पर्सन से कर्जा लेना था, तो ये लेगा कौन, इसको लेने का राइट भी कर्ता के पास ही है, सारे काम कर्ता ही करता है। भाई इनके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं बचे, अब इन्हें पैसे चाहिए उधार पे, तो ये किससे पैसे ले सकते हैं, अगर किसी से पैसे ले रहे हैं तो लेके भी कौन आएगा, ऑन बिहाफ ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कर्ता। अब जब हम ये लिख रहे हैं कि पावर टू कॉन्ट्रैक्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है डेट का मतलब है कि वो जो करेगा उससे सारे जो को पार्टनर्स होंगे सब बाउंड होंगे, ऐसा नहीं कि कर्ता ने कर्जा लिया था तो कर्ता ही इसे चुकाएगा, ठीक है। अब जब भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास ऐसी प्रॉपर्टी आएगी या पैसा आएगा जिससे कर्जा चुकाया जा सकता है, तो कर्ता उससे वो कर्जा चुका भी देगा, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि पावर किसके पास है कर्जा लेने की ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर हिंदू फैमिली, तो इट इज द कर्ता। उसके बाद पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन, अगर मान लो कोई डिस्प्यूट होता है आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस और किसी थर्ड पार्टी के बीच में, तो अब अगर ये लोग डिसाइड करते हैं, अगर कर्ता डिसाइड करता है कि भाई मुझे सूट फाइल नहीं करना, मुझे कोर्ट में नहीं जाना क्योंकि कोर्ट में काफी टाइम वेस्ट होता है, तो मुझे कोर्ट में नहीं जाना, मुझे आर्बिट्रेशन करवाना है, तो ये डिसीजन भी कौन ले सकता है, आपका कर्ता ही, कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड अगर किसी मैटर को आपको लेके जाना है कोर्ट में, आप कोर्ट ना जाके उसे आर्बिट्रेशन में ले जाना चाहते हो, ये डिसीजन भी किसका होता है, दैट इज ऑल्सो ऑफ द कर्ता। उसके बाद पावर टू गिव डिस्चार्ज, अगर मान लो किसी पर्सन ने आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी में से आपसे कुछ कर्जा लिया हुआ था, अगर कर्ता चाहे तो उस कर्जे में से कुछ अमाउंट डिस्चार्ज या पूरा अमाउंट डिस्चार्ज भी कर सकता है। किसी ने आपसे 50,000 रुपए कर्जा लिया, ठीक है, आपकी जिसको आपने कायमे से दिया, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फंड्स थे, आपने उसमें से उसको कर्जा दिया, तो कर्ता चाहे तो इसे किसी पर्सन को डिस्चार्ज भी कर सकता है कि जा भाई मैंने तेरे 50,000 रुपए माफ किए, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय द कर्ता। उसके बाद पावर टू एक्नॉलेज डेट्स, आप सभी ने पढ़ा होगा सेक्शन 20 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, 20 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये बोलता है कि भाई कुछ पर्सन होते हैं जो कि किसी और के बिहाफ पे डेट्स को एक्नॉलेज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कौन पर्सन होते हैं, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में जो कर्ता होता है वो भी एक्नॉलेज कर सकता है डेट। एक्नॉलेज कर लेने का मतलब क्या होता है कि हाँ वी ओ यू सर्टेन अमाउंट ऑफ डेट और हम इसे आपको चुका देंगे, थोड़े टाइम बाद हम आपका कर्जा चुका देंगे, इसको एक्नॉलेज कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। जब एक्सेप्ट कर लेते हो तो लिमिटेशन पीरियड, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिहाफ पे ये जो एक्नॉलेजमेंट है वो कौन दे सकता है, वो भी दे सकता है आपका कर्ता ही। उसके बाद पावर टू रिप्रेजेंट इन सूट्स, अब जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ही बताया था कि अगर कुछ भी चीज होती है
तो अगर आपके को पार्सनरी में मान लो 50 मेंबर हैं, 4 मेंबर भी क्यों ना हो, ठीक है, अगर इतने सारे मेंबर हैं, सब तो एक जगह जा नहीं सकते। अब अगर आपके अगेंस्ट, आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अगेंस्ट, आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस रन कर रहे थे और उसके अगेंस्ट कोई केस आया या कोई सूट फाइल हो गया, तो उस सूट में सारे के सारे 50 को पार्सनर्स जाके तो कोर्ट में खड़े हो नहीं जाएंगे। सबके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन कर सकता है कर्ता, एक पर्सन जाएगा तो माना जाता है कि भाई सारों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सारों को रिप्रेजेंट करता है कौन, कर्ता, ठीक है। तो कर्ता जो है वो पूरे हिंदू लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। कौन है, जो पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जब तक पार्टीशन नहीं हुआ है, तो जब जो एक पर्सन रिप्रेजेंट करता है उसे बोलते हैं कर्ता। उसकी कुछ लाइबिलिटीज, ड्यूटीज होती है, जैसे अभी हमने पहले देखा, और उसके बाद उसकी कुछ पावर्स होती हैं, जो है ये सारी पावर्स, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। आई होप कर्ता समझ में आ गया होगा। ये बहुत सारे जुडिशरीज का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि कर्ता कौन होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं। तो आई होप कि ये जो सेशन है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, यूजफुल रहेगा फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट जुडिशरीज, ठीक है। थैंक यू सो मच।